लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को एंजॉय करेंगे। वीडियो में जो भी प्रश्न है वो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों पर अपना फोकस रखेंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर बिना समय गंवाए हम लोग। पहला प्रश्न है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब पूछ रहा है? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? बी.आर. अम्बेडकर को, के.एम. मुंशी को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अगर हम लोग बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 की, तो उस दिन अस्थाई अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थाई अध्यक्ष किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और इसके बाद अगर कोई बात करे उपाध्यक्ष की, किसकी? उपाध्यक्ष के बारे में अगर कोई बात करे कि अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो थे ये थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। सवाल हमारा है कि भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत की प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी, सरला ग्रेवाल थी, राजकुमारी अमृत कौर थी या फिर पद्मा नायडू थी। इनमें से कौन थी? तो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो थी ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम महिला थी। ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो यूपी। अगर आपसे ये सवाल पूछ दे कि किस राज्य में प्रथम जो राज्यपाल महिला थी वो किस राज्य में बनी थी, तो ये उत्तर प्रदेश में बनी थी। अब सरोजनी नायडू से संबंधित तथ्य को अगर हम लोग देखें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। प्रथम महिला नहीं, प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? तो 1925 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो भारत कोकिला के नाम से भी सरोजनी नायडू को जाना जाता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। कितना होना चाहिए? तो इसके लिए जो उम्र सीमा है वो न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। एक राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत, अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? तो इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और प्लस इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? 35 वर्ष कम से कम उसका उम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और प्लस 35 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए। किसके तहत? तो अनुच्छेद 157 के तहत। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ होता है? विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण, विधानसभा का बजट अभिभाषण या फिर विधान परिषद का बजट अभिभाषण। इनमें से क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ होता है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण ही क्या होता है? अभिभाषण कहलाता है।
राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं या फिर उपराष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? तो राज्यपाल को उनकी पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो होता है उसके पास विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति होती है? 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/3 सदस्य या फिर 1/2 सदस्य। कितना होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा 1/6 सदस्य। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? संविधान के अनुसार बताना है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, उपर्युक्त सभी। तो संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर उसी की नियुक्ति होगी जो क्या हो? तो वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, यानी कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। जहाँ किसी भी जैसे कि विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वो क्या हो, वो भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, यानी कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। वह कोई अन्य लाभ पद धारण न करता हो और दूसरे किसी लाभ के पद पर ना रहता हो, यानी कोई ऐसा पद उसका ना हो जिससे उसे लाभ की प्राप्ति होती हो। तो ये तीनों ही कंडीशन जो है ये राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए अर्हताएं रखती हैं। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है किस राज्य में? तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ऐसा प्रावधान हुआ करता था, अभी नहीं है, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। अब इसे 2 पार्ट में बांट करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करता था। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल की बात करें तो इसे किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। तो इनमें से किस प्रकार की शक्ति है जो कि राज्यपाल को नहीं प्राप्त है? तो सैन्य एवं राजनयिक शक्तियाँ जो है ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे तीनों प्रकार के सेना के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो सेना से संबंधित अगर हम लोग बात करें तो वो राष्ट्रपति होंगे, ना कि राज्यपाल होंगे। तो राज्यपाल सैन्य एवं राजनयिक शक्तियों का जो शक्ति है वो इन्हें प्राप्त नहीं है। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? कथन क्या है? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यानी कि मिलेगा सोने का पिंजड़ा लेकिन रहना पिंजड़े में ही है। तो ये कथन जो है ये किसका है? तो ये धर्मवीर का है, जीडी तपासे का है, श्री प्रकाश का है या फिर सरोजनी नायडू का है। तो राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन जो है ये सरोजनी नायडू का कथन है। राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए गणापूर्ति है। राज्य विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति की अगर बात करें तो वो क्या है, यानी कोरम उसका क्या होता है? तो संसद की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग,
30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए या फिर 1 वर्ष के लिए कितने समय के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसे अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। बात यहाँ पर किसकी होगी रही है? राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की, चाहे वो कोई भी सदन हो, अपने सदन की आज्ञा के बिना यानी कि बिना किसी सूचना के, बिना अनुमति के, अगर वह सदन के किसी भी सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, यानी कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहेगा, तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। तो कितने दिनों तक? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 60 दिनों तक, 100 दिनों तक, 30 दिनों तक या फिर 45 दिनों तक। तो कितने दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसे सदन क्या कर सकती है? उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। तो ये हो जाएगा 60 दिनों तक, अगर वो 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित हुआ तो। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तो ये केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु होगा या फिर आंध्र प्रदेश होगा। ये क्या होगा? तो उस राज्य का नाम है केरल। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, विधानसभा के या फिर विधान परिषद के, किसके प्रति वह उत्तरदायी होगा? तो ये उत्तरदायी होगा किसके प्रति? तो ये हो जाएगा विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? विधानसभा का सदस्य के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष? कितने वर्ष? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? 25 वर्ष होगा। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। क्या बोल रहा है? 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पर ये तो विधानसभा की बात हो गई, अगर विधान परिषद की बात की जाए, विधान परिषद की अगर बात की जाए तो इसकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, यानी कि कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका जो हो जाएगा उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि विधान सभा के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो 21 दिन पहले देना चाहिए, 30 दिन पहले, 14 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले। यानी कि जिसे हटाना है, अध्यक्ष को हटाना हो तो अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हटाना हो तो उपाध्यक्ष को, तो हटाने से कितने दिन पहले उन्हें सूचना देनी चाहिए? तो ये सूचना उन्हें 14 दिन पहले देनी चाहिए।
विधानसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? विधानसभा की जो गणपूर्ति या फिर कोरम जो है ये कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो 1/8, 1/10, 1/4 या फिर 1/5 कितना होगा? तो ये हो जाएगा कि कुल संख्या का ये 1/10 है। कितना? 1/10 है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा का जो सभा अध्यक्ष होगा उसे किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो ये विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्धारित साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या फिर विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, हटाना किसको है? तो विधानसभा अध्यक्ष को हटाना है। तो जिस सभा में हटाना होगा उसी के सदस्य उसमें भाग लेंगे। जिस सभा के अध्यक्ष को हटाना होगा उसी सभा के सदस्य उसमें भाग लेंगे। तो विधानसभा के लिए तो विधानसभा के सदस्य ही इसमें भाग लेंगे। इसमें विधान सभा के सदस्य भाग लेंगे, ना कि विधानमंडल, यानी दोनों को मिला करके। तो विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। अब विधानसभा का इसमें साधारण बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत? साधारण बहुमत चाहिए इसमें। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? किस स्थान पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थित है? भिलाई में, रायगढ़ में, रायपुर में या फिर बिलासपुर में? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है ये बिलासपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? उच्च न्यायालय के अगर किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? तो इसका विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कहाँ पर की गई थी? तो ये मसूरी में, हरिद्वार में, नैनीताल में या फिर देहरादून में कहाँ पर की गई थी? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये की गई थी कहाँ पर? तो नैनीताल में की गई थी। कहाँ? नैनीताल में की गई थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? कितनी आयु तक पद पर ये बने रहते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश जो हैं ये कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, 64 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष तक? तो हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा 65 वर्ष। क्या होगा? 65 वर्ष होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये होगा 65 वर्ष तक। जैसे कि पहले इसका जो प्रावधान था ये था 62 वर्ष तक। कितना था? 62 वर्ष तक था। लेकिन उसके बाद साल 2010 के करीब में 114वां संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद इनकी उम्र सीमा को बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई, हजारीबाग में, दुमका में या फिर जमशेदपुर में? तो झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये रांची में की गई। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो ये भारत की लोक लेखा निधि पर,
संबंधित राज्य की संचित निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर या फिर भारत की संचित निधि पर। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा, सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, भारत की संचित निधि पर। क्या होगा, भारत की संचित निधि पर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, जबलपुर में, भोपाल में या फिर इंदौर में? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय किस स्थान पर है? एर्नाकुलम में, त्रिवेंद्रम में, कोट्टायम में या फिर कोच्चि में? कहाँ पर है? एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, कोट्टायम या फिर कोच्चि। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एर्नाकुलम। केरल का जो उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो ये कुछ देर पहले प्रश्न हम लोग देखे हैं, बस पूछने का तरीका बदल गया है इसका। तो 61 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 62 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा 65 वर्ष। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश कौन सा है जो कृषि प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो ये अधिकार परीक्षा रीट होगा, बंदी प्रत्यस्तीकरण रीट होगा, परमादेश रीट होगा या फिर उत्प्रेरण रीट होगा? कौन सा होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा, ये सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा रीट। क्या होगा? अधिकार परीक्षा रीट। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। कौन करेगा? तो दोनों ही पद रिक्त होने पर उनका काम जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो परमादेश है ये किसे जारी किया जाता है? कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए या फिर प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो ये जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस बीके मुखर्जी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह या फिर जस्टिस मेहर चंद्र महाजन। तो निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो ये कौन है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यस्तीकरण या फिर निषेधाज्ञा। तो इनमें से क्या है जो कि सर्वोच्च न्यायालय इनमें से कौन सा प्रलेख नहीं जारी कर सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो ये निषेधाज्ञा जो है ये प्रलेख ये जारी नहीं कर सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत अगर हम लोग देखें तो ये 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। अब अगर कोई पूछे कि ये 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं, तो ये रीट कौन कौन से हैं? तो बंदी प्रत्यस्तीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है और अधिकार परीक्षा है। तो इस प्रकार से इसमें निषेधाज्ञा नहीं है।
सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल है कि क्या जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो वो जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद क्या ये वकालत कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है, केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो ये लोग क्या वकालत कर सकते हैं? तो जी नहीं, ये लोग किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो चुका है और अब सेवानिवृत्त हो चुके हो वो अभी किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपर्युक्त सभी को, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। तो सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? किसे हटाने के लिए? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये किसे हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो इनमें से किसे, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, मंत्रिपरिषद को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर राष्ट्रपति को? तो ये जो है अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो अधिकार है ये संसद के पास है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका जो है ये कहाँ पर दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उपर्युक्त दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो जनहित याचिका की अगर बात है तो जनहित याचिका कहाँ पर दायर की जा सकती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है और उच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब जो होगा ये होगा उपर्युक्त में से दोनों। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, लोक लेखा समिति या फिर प्राक्कलन समिति? तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? प्राक्कलन समिति होगा। क्या होगा? प्राक्कलन समिति। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यानी कि लोकसभा, ठीक है, और प्लस राज्यसभा दोनों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है तो वो समिति कौन सी है? सार्वजनिक शिकायत समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति या फिर लोक लेखा समिति। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी वह समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। तो ये प्राक्कलन समिति है, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? संसद की स्थायी समिति वो कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी बीमा समिति, लोक लेखा समिति या फिर प्राक्कलन समिति? इसका सही जवाब क्या होगा? प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये 28 होते हैं, 30 होते हैं, 20 होते हैं या फिर 22 होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कितने सदस्य? टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें कि 15 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और
7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं ये राज्यसभा के लिए होते हैं। और ये कितने दिन के लिए, तो 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं इसमें? 15, 10, 30 और 15, 15 और 7 या फिर 20 और 10। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। क्या होगा? लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 और 7, 20 और 10, 20 और 15, 15 और 10। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो ये अनुच्छेद 74 होगा, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 70 या फिर अनुच्छेद 72। तो इसका सही जवाब होगा इसका क्या? अनुच्छेद 75। क्या होगा? अनुच्छेद 75 होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 36 सदस्य थे, 43 सदस्य थे, 21 सदस्य थे या फिर 29 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के साथ साथ और कितने सदस्य थे, यानी प्रधानमंत्री को लेकर कुल कितने सदस्य थे? तो ये 36 सदस्य थे, टोटल 36। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ये किन विषयों पर विचार करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्री परिषद या फिर लोकसभा अध्यक्ष, किन विषयों पर ये विचार करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 जो हैं ये किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये विचार करते हैं मंत्री परिषद पर, यानी कि अनुच्छेद 74 जो हो गया ये मंत्री परिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें, और वहीं अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसमें मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित जानकारी दी गई है। मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है या निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है या फिर दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो मंत्री परिषद जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है और इसके साथ साथ निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों जो है ये आंसर सही हो जाएगा। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्री परिषद जो है ये अपने आचरण के लिए राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है या फिर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्री परिषद जो है ये अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक जो कार्यपालिका है वो कौन है? विधान परिषद, न्यायपालिका, राज्य का मुखिया या फिर मंत्री परिषद? कौन होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो ये मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद क्या है? कैबिनेट से बड़ा निकाय है, किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है, कैबिनेट के बिल्कुल समान है, कैबिनेट से छोटा निकाय है।
तो मंत्रिपरिषद जो है ये कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद क्या है? तो ये कैबिनेट से बड़ा निकाय है। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो जो व्यक्ति सांसद ना हो तो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे। हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। नहीं, हाँ, इनमें से क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन 2। हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो ये सदस्य अधिकतर कहाँ से लिए जाते हैं? नौकरशाही से, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद समिति से, लोकसभा से या फिर राज्यसभा से। तो भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से लिए जाते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? नौकरशाही के पास, मंत्रिपरिषद के पास, प्रधानमंत्री के पास या फिर राष्ट्रपति के पास? किसके पास होता है? तो ये होता है मंत्रिपरिषद के पास। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों के पास होता है, लेकिन जब दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है तो हम चुनेंगे मंत्रिपरिषद के पास। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन या फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो ये लाया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में हुआ था। और इस समय 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से ला करके और समवर्ती सूची में डाला गया था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन या फिर 70वां संविधान संशोधन? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? 70वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? किस संशोधन के द्वारा? तो 43वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा, 41वें संशोधन के द्वारा या फिर 42वें संशोधन के द्वारा? तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। और 42वां संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1976 में। भारत, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो गया है, मिसप्रिंट है। ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या होगा? भारत। ठीक है। तो भारत के संविधान क्या है यहाँ पर? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो ये 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 69वां संशोधन या फिर 70वां संशोधन? तो इनमें से क्या होगा? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित किया गया। और ये 69वां संशोधन हुआ कब? तो ये हुआ है 1991 में। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया?
तो किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया? तो 42वां, 44वां, 31वां या फिर 34वां, कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा 42वां। क्या होगा? 42वां होगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ये जिला परिषद से है, कृषि उत्पाद बाजार समिति से है, ग्राम पंचायत से है या फिर नगर पालिकाएँ से है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है ये संबंधित है नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से। और ये संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष कौन कौन सा शब्द है? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जो वाक्यांश है ये किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई? संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है इससे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? तो ये 60वां संविधान संशोधन होगा, 64वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 63वां संविधान संशोधन? तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया किसके द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब कोई पूछे कि 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1989 में। कब? 1989 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये LM सिंघवी समिति थी, ये हुकुम सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था या फिर सरकारिया आयोग के आधार पर इसे तैयार किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसके रिपोर्ट को तैयार किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? गोवा को क्या किया गया? एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर? तो 55वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन या फिर 53वां संविधान संशोधन? तो गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 56वें संविधान संशोधन के तहत इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1987 में। 1987 में 56वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। कौन सा? 25वां राज्य बनाया गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने या फिर ब्रिटिश संसद ने? किसने बनाया था इसे? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। किसने? संविधान सभा ने इसे बनाया था। निम्न में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य इसमें से कौन नहीं थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी अयंगर या फिर आलादी कृष्णा स्वामी? निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये कौन नहीं थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव जो है ये कब संपन्न हुआ? 1947 में,
1948 में, 1945 में या फिर 1946 में? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ 1946 में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप यानी कि मसविदा, तो मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 9 थी, 11 थी, 5 थी या फिर 7 थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 26 जनवरी 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को, 10 जून 1946 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये लाहौर में हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ या फिर कलकत्ता में हुआ? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप या फिर मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई या फिर मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को, 16 दिसंबर 1947 को, 29 अप्रैल 1947 को या फिर 11 जून 1947 को? तो संविधान सभा के प्रारूप या फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये 29 अगस्त 1947 को की गई थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने, C. राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां इन्होंने नियुक्त की थी? 13 समिति, 16 समिति, 9 समिति या फिर 12 समिति? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इन्होंने 13 समिति नियुक्त की थी। कितना? 13 समिति। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।